नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है ब्लैक बोर्ड क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज़ को। और ये जो एमसीक्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसका डिटेल एनालिसिस, टॉपिक डिटेल एनालिसिस हम करते हैं विनर एजुकेशन अकेडमी पे। तो आपसे निवेदन रहेगा, यदि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ब्लैक बोर्ड क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एमसीक्यू सीरीज़ मिलती रहेगी। बात करते देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है, ये हमें बताना है। ऑप्शन आपके पास देखिएगा, कौन कौन से ऑप्शन है। टेराकोटा, मनके। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, ताम्र उपकरण, सेल खड़ी मनके, या फिर लेपिस लाजुली जो है ये। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन आपके पास है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि आहड़ के उत्खनन से जो है हमें वहाँ बाहर ही, मतलब दूसरी जगह से संपर्क बना हुआ था आहड़ सभ्यता के लोगों का, वो हमें पता चले। इसके लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा देखिएगा। जो आपका डी ऑप्शन है, लेपिस लाजुली, ये आपका इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है। इंद्र, ब्रह्मा, शिव या विष्णु। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, शिव। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन है तांबा, टेराकोटा, लोहा या फिर कांसा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उस समय जो मुद्राएं हमें मिली वो किसकी बनी हुई मिली, टेराकोटा। ये टेराकोटा मतलब हमारे मिट्टी से निर्मित मुद्राएं थी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन से मैंने लिए हैं, तो उम्मीद करूंगा कि आप इन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे, 5, 6, 7 या फिर 8। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, इसमें 6 नगर थे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी हमें साक्ष्य मिले, जितने भी जो है यूँ कह लीजिए साक्ष्य के जितने भी नगर वगैरह हमने आइडेंटिफाई किए, जितने भी साइट्स हमें मिली, वो साइट्स का टोटल जो है क्षेत्रफल कितना है। 18 लाख वर्ग किलोमीटर, 19 लाख वर्ग किलोमीटर, 10 लाख वर्ग किलोमीटर या फिर 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, इसमें डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बावजूद ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी भी इस सिविलाइजेशन पर रिसर्च चल रही है और बहुत सारी साइट्स का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया। जो हमें तराजू मिला वो कौन सी साइट से मिला, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लरकाना। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लोथल से मिला। और ये लोथल कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा, ये लोथल जो साइट है कहाँ पर है, गुजरात। ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, लोथल साइट कहाँ पर है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है। फारसी, मेसोपोटामिया, मिस्र या फिर सिंधु सभ्यता को। तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सिंधु घाटी सभ्यता को कपास की खेती करने का श्रेय जाता है। ध्यान रखिएगा, कपास की खेती कौन सी सिविलाइजेशन करती थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो इसकी खेती किया करते थे। और ध्यान रखिएगा, वर्तमान में हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में कपास की खेती सर्वाधिक कहाँ पर होती है, ध्यान रखिएगा, गंगानगर। किस्म कौन सी है, अमेरिकन। कौन सी किस्म का कपास बोया जाता है, अमेरिकन कपास। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कपास के पौधे को क्या कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, इन्हें बनिया कहा जाता है। ये पूछ लिया जाता है, बनिया इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन जो थी उसकी इकोनॉमी किस पर बेस्ड थी। क्या वहाँ पर एग्रीकल्चर होता था या फिर बिजनेस व्यापार होता था, मिट्टी के बर्तन या फिर बढ़ईगिरी। तो देखिएगा, सी और डी ऑप्शन इनका कोई वैल्यूएशन नहीं है, फर्स्ट और सेकंड में से हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ध्यान रखिएगा, ये सिविलाइजेशन किस प्रकार की थी, कृषि प्रधान सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा, दूसरा ये भी ध्यान रखिएगा, नगरीय सभ्यता।
हमारी कालीबंगा जो है, जो हमें साइट्स मिली सिंधु घाटी सभ्यता की, वो किस प्रकार की है? नगरीय सभ्यता है। दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य ताकत थी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं क्या? अन्नागार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 2 मंजिला मकान या फिर सहस्तंभ हॉल। तो मित्रों इसमें देखिएगा आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्नागार जो है वो सबसे बड़ा भवन था। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ताम्रयुगीन स्थल झाडोल कहाँ पर स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। झाडोल जो सभ्यता स्थल है, ये सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपके पास है चित्तौड़, नागौर, उदयपुर, जालौर। तो मित्रों ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। उदयपुर में ही एक सभ्यता स्थल और है, वो ध्यान रखिएगा, बालाथल। ठीक है, प्रश्न कभी कभार पूछ लिया जाता है ये सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है मित्रों? उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण मिले हैं रंग महल से, ब्यावर से, जोबनेर से, बाड़मेर से। मृत्तिका से हमारा तात्पर्य मिट्टी और शिल्प से तात्पर्य मिट्टी से बने आइटम हम कह सकते हैं। ठीक है, ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा, मिट्टी से बने आइटम कहाँ पर मिले? रंग महल से, ब्यावर से, जोबनेर से, बाड़मेर से। तो सभ्यता स्थल की यहाँ बात हो रही, ध्यान रखिएगा इन तीनों में बी सी डी में कोई सभ्यता स्थल नहीं है। ए ऑप्शन देखिएगा रंग महल, और ये रंग महल कहाँ पर स्थित है? ये भी आप ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़। कहाँ पर स्थित है मित्रों? हनुमानगढ़ में ये स्थित है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? हालांकि इस प्रकार का प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, हनुमानगढ़ के उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में या फिर दक्षिण पूर्व में। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में ये सभ्यता स्थल स्थित है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13। डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? आहड़, उदयपुर, रंगमहल हनुमानगढ़, रैंट टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़। तो ध्यान रखिएगा केदारनाथपुरी के द्वारा रैंट टोंक जो है सभ्यता स्थल, उसका अनुसंधान किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया आई थिंक, तो ध्यान रखिएगा इसमें डी ऑप्शन आपका राइट होगा, लेपिस लाजुली। क्वेश्चन नंबर 15। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है गणेश्वर सभ्यता स्थल से, बेराट सभ्यता स्थल से, आहट सभ्यता स्थल से, कालीबंगा सभ्यता स्थल से। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं ये चारों जो सभ्यता स्थल है कहाँ पर स्थित है। गणेश्वर की बात करूं मैं, गणेश्वर सभ्यता स्थल कहाँ पर है? सीकर। बेराट की बात करें, बेराट सभ्यता स्थल कहाँ पर है हमारा? जयपुर में। आहट की बात करें, आहट सभ्यता स्थल कहाँ पर है हमारा? उदयपुर। और लास्ट अंतिम बात करें दोस्तों कालीबंगा, तो ये कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। ध्यान रखिएगा ये 7 अग्नि वेदिकाएं हमें कहाँ से मिली? कालीबंगा से मिली। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, झालावाड़, हनुमानगढ़ या फिर उदयपुर। तो ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर 3 सभ्यता स्थल है, एक है कालीबंगा, दूसरा है पीलीबंगा और तीसरा है रंग महल। ये तीनों सभ्यता स्थल जो है कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। एक और सभ्यता स्थल है इन्हीं से संबंधित, उसका नाम ध्यान रखिएगा, सोथी सभ्यता स्थल। ये कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? चौहान वंश की बात करते हैं। इनिशियली हम बात करते हैं चौहान वंश की शुरुआत कहाँ से हुई और इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो एक शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख?
बिजोलिया शिलालेख, और इसी शिलालेख से हमें चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है और इसी शिलालेख में इन्हें ब्राह्मण बताया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण यानी कि वत्स गोत्रीय इन्हें बताया गया था इस शिलालेख में, ये ध्यान रखिएगा। और इसी शिलालेख में ये भी जानकारी दी गई इस चौहान वंश की शुरुआत कहाँ पर हुई, सांबर क्षेत्र में। सांबर का जो वर्तमान आप क्षेत्र देखते हैं उस क्षेत्र में इस चौहान वंश की नींव रखी गई, सांबर झील के आसपास के क्षेत्र में। और इसकी राजधानी कौन सी थी, तो ये ध्यान रखिएगा, अहिछत्रपुर, जो वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। सांबर का प्राचीन नाम यदि पूछा जाए तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, सपादलक्ष, सपादलक्ष के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर चौहान वंश की नींव रखी गई थी। उसके बाद जो है ये धीरे धीरे इसका राज्य विस्तार हुआ, और राज्य विस्तार होने के साथ साथ ये कहाँ पर फैला, यदि हम इसकी बात करें इसका विस्तार कहाँ पर हुआ, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये आ गए कहाँ पर, अलग अलग शाखाएं बनी इनकी। एक आ गई अजमेर, अजमेर के बाद हम बात करें जालोर, जहाँ के चौहान वंश काफ़ी प्रसिद्ध हुए। फिर हम बात करें देवड़ा चौहान सिरोही। फिर हम हाड़ौती क्षेत्र की बात करते हैं। हाड़ौती क्षेत्र की 3 रियासतें थी। एक रियासत बूंदी इनिशियली बनी, बूंदी से बनी कोटा, और कोटा से बनी झालावाड़। ठीक है, इन तीनों रियासतों के क्षेत्र की हम बात करें, यहाँ पर भी चौहान वंश ने शासन किया, जिन्हें हाड़ा चौहान के नाम से जाना गया। और आगे बात करते हैं, देखिएगा एक रियासत और है रणथंभौर। कौन सी रियासत है, रणथंभौर रियासत। यहाँ पर भी चौहानों का शासन रहा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि चौहानों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपके पास है अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती, नाडोल। तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। जब चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में हम बात करते हैं तो नाडोल के चौहानों का जिक्र होता है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी, ग्रंथ का नाम ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जा चुका है। राम रासा ग्रंथ, इसकी रचना किसने करी, ऑप्शन है अग्रदास, रामानंद, श्री कृष्ण भट्ट, कलानिधि, जुगल सरकार। तो दोस्तों इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा। श्री कृष्ण भट्ट कलानिधि के द्वारा राम रासा ग्रंथ की रचना करी गई थी और यह सवाई जयसिंह के समय थे। आपके लिए सेकंड प्रश्न यह है कि जो हमारा जयपुर शहर है, जयपुर शहर से संबंधित है, जयपुर नगर की स्थापना कब हुई। एक तो आपको क्या बताना, स्थापना कब हुई, इसका वास्तुकार कौन था, और तीसरा प्रश्न है इस नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। ये तीनों प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला प्रश्न बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने, अच्छा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, अंतिम प्रश्न है हमारा, आहट सभ्यता स्थित है साबी नदी पर, बनास नदी पर, चिनाब नदी पर, या फिर चंबल नदी पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आहट सभ्यता स्थल है हमारा, आहट सभ्यता स्थल की जब बात करते हैं, ये कहाँ पर पड़ता है, आप सभी को पता है उदयपुर में, और ये मेवाड़ रियासत की राजधानी भी रही थी। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। किस नदी के किनारे है, बेड़च नदी के किनारे। इसी बेड़च नदी को क्या कहा जाता है, आयड़ नदी, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये किसकी सहायक नदी है, यदि हम इसकी बात करें तो ये नदी आती है बनास नदी में आकर मिल जाती है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। कहाँ पर मिलती है, तो त्रिवेणी में। त्रिवेणी नामक स्थान कहाँ पर पड़ता है, यदि हम इसकी बात करें, ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर पड़ता है, बिलवाड़ा। कहाँ पर पड़ता है ये स्थान, बिलवाड़ा में। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि आहट सभ्यता जो है इसको ये किस नदी के किनारे विकसित हुई। ऑप्शन में हमारे पास बेड़च नदी नहीं है, तो अब हमें कौन सा ऑप्शन राइट करना चाहिए इसके विषय में यदि बात करें तो ध्यान रखिएगा। देखिएगा ये एक हमारी रिवर है और ये दूसरी रिवर है। इस रिवर की बात करें, इस रिवर का नाम है बनास नदी। कहाँ से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। दूसरी नदी जो मैंने बताई है बेड़च नदी है, इसका नाम कहाँ से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। ठीक है, ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है और ये नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है।
मुख्य नदी बनास है और इसी की सहायक नदी कौन सी है, बेडच नदी। और आहड़ की बात करें मित्रों तो ये आहड़ सभ्यता स्थल के जितने भी हमें साइट्स मिले हैं वो इन दोनों नदियों के दो आपके बीच में मिले, जिस कारण से इस सभ्यता स्थल को कहा जाता है बनास संस्कृति। क्या कहा जाता है, बनास संस्कृति के नाम से भी इसे जाना जाता है। रीजन है इन दोनों नदियों के दो आपके बीच में इस सभ्यता स्थल के साइट्स मिलना, या यूं कह सकते हैं इस सभ्यता का विकास इन दोनों नदियों के दो आप में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है, बनास नदी पर स्थित है। उम्मीद करूंगा कि आपने जो क्वेश्चन है उनको काफ़ी एंजॉय किया होगा, इस क्लास को एंजॉय किया होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। जय हिंद, जय भारत।